नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः आभार और स्वागत है। मैं बाबूलाल मेवाड़ा आज के समक्ष रीट तथा एसआई के लिए हिंदी की व्याकरण लेकर के आया हूं। तो इस मॉडल पेपर में आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्नों की टिप्पणी सहित जो भी आंसर दिए जाएंगे, और जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं इस वक्त, उन साथियों से निवेदन रहेगा कि फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर और इंस्टाग्राम, ऑफिशियल वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल के लिए सबसे पहले आप ज्वाइन करें, क्योंकि आपको ये पीडीएफ अगर चाहते हो तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसके बाद आज की इस लाइव की क्लास में सर्वप्रथम मैं एक प्रश्न की ओर लेकर के चलता हूँ कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो सर्वप्रथम इसमें देखिएगा किस वर्ण का स्थान कंठ तालु है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको ह, छ, ओ, ए, तो इसमें आपको जवाब रहेगा डी। अब ध्यान रखिएगा, जैसे आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कंठ की और कंठ और तालव्य की, जब तालव्य और कंठ की बात करें तो दो ही शब्द आएंगे, एक तो होगा ए और एक होगा बड़ा ए। इस प्रकार से अगर दोनों में से किसी में से आपको जवाब दे दिया जाए तो एक तो ए ये होगा, एक और दूसरा ए और ये होगा। इसी प्रकार से पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अतिशयोक्ति के साथ आज का समापन हुआ। चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। ए के उच्चारण का स्थान। सबसे पहले जब मैंने आपको पहले ही प्रश्न में दिया था तो ये जो पहला प्रश्न था वो आप समझ पाए होंगे कि पहला प्रश्न है वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो सेकंड प्रश्न उसी में से टिप्पणी करके वापस दिया है कि ए का स्थान, उच्चारण स्थान कौन सा रहेगा। तो ए का जो स्थान रहेगा वो अगर कंठ दिया हुआ है तो कंठ भी होगा और तालव्य दिया है तो तालव्य होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंठ तालव्य अलग से दिया हुआ है तो ये तालव्य भी है, लेकिन यहाँ पर कंठ और तालव्य दोनों दिए हुए, इसलिए कौन सा सही होगा, डी सही। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें तो कंठ तालव्य का स्थान उच्चारण होगा वो होगा ए और ए, इस कंठ तालव्य का, ठीक है। और अगर कंठोष्ठ्य की बात करें, इस कंठोष्ठ्य की बात करें तो इसका जो उच्चारण स्थान रहेगा वो रहेगा ओ और औ, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर बात करें तालव्य की, तो तालव्य अगर अकेले की बात करें तो च वर्ग पूरा का पूरा होगा और त वर्ग पूरा का पूरा। और बात करें दंतव्य स्थान की, तो वर्ग होगा, ये तो होगा त वर्ग का, यानी कि च वर्ग होगा वो दंतव्य का और दंतव्य का स्थान होगा वो होगा त वर्ग का, और कंठस्थ्य का होगा ओ और औ का। इसी प्रकार से जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये जो क्लास रहेगी वो लैंग्वेज प्रथम रीड के लिए और लैंग्वेज सेकंड रीड के लिए, रीड के दोनों लेवलों के लिए, प्रथम और सेकंड लेवल, और एसआई के लिए जो अभी तक भर्ती रिलीज हो चुकी है उसमें और इसमें, दोनों के लिए आपके फायदेमंद यानी कि कॉमन पेपर के रूप में हो सकते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिएगा कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। इसमें तीसरे प्रश्न में देखिए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, महाप्राण कौन सी होती है या महाप्राण का व्यंजन जो होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें महाप्राण व्यंजन दिए हुए सारे के सारे, तो इसमें ध्यान ये देना है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण अपन श्वास अधिक लेते हैं या श्वास है वो अधिक मात्रा में निकल जाती है, तो उसे अपन महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जिसकी उच्चारण करते वक्त अपने वो श्वास है वो श्वसन क्रिया है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत में अगर अपन बात करें तो वर्गों के अनुसार या सभी वर्ग जो होते हैं उस वर्ग का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर, यानी कि इस वर्ण में से एक तो दूसरा वर्ण सभी वर्णमालाओं का, यानी कि जितने भी व्यंजन होते हैं हिंदी के उनमें से, और चौथा वर्ण, चौथे वर्ण में जैसे बात करें तो कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहला होगा ख, ग, च, ज, द और फ। इसमें से अगर देखें तो ये घ नहीं है और ये ख है, लेकिन अल्प प्राण नहीं है, तो ज भी है और ख भी है और ख भी है, लेकिन ज नहीं है, क्योंकि ये ज तो है लेकिन ये वाला ज नहीं है, क्योंकि ये ज कहाँ जा रहा है, तीसरे स्थान पे आ रहा है, इसलिए ये ज नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है वो कौन सा रहेगा, राइट, इस तीसरे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। चौथे प्रश्न में देखिएगा संधि दी हुई है सख्या गमन, सही संधि विच्छेद होगी तो सख्या गमन में सही जो संधि विच्छेद रहेगी उसमें अगर अपन बात करें, जैसे कुछ पिछले प्रश्नों में छूटे हैं तो उसमें अगर आपको बात करें तो जिसमें श्वास अल्प मात्रा में निकलती हो वे क्या कहलाएंगे। तो जिसमें प्रथम और तृतीय हो, जिस भी वर्णमाला के अंदर हिंदी की वर्णमाला व्यंजन में प्रथम, तृतीय और तृतीय वर्ण, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, पंचम जो वर्ण, यानी कि अपन बात करें तो शॉर्ट के रूप में अगर कहा जाए तो सभी वर्ण का या सभी वर्गों के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये जो वर्ण होंगे वो अपन है वो किसकी श्रेणी में ला सकते हैं। तो वो है वो शरण, उनकी स्थान जो रहेंगे वो रहेंगे अल्प प्राण में, और ये रहेंगे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। उसमें है वो क और ख को छोड़ करके क, ख उसमें आ जाएगा। और इसी प्रकार से चौथे में देखिएगा सखी आगमन में सही संधि विच्छेद होगा। तो सखी आगमन की अगर अपन बात करें तो सखी आगमन में जो व्यंजन रहेगा वो रहेगा पहला, क्योंकि इसमें है वो सखी आगमन में यण संधि है,
कौन सी संधि होगी? यण संधि। यण संधि कब होती है? जब पहला अक्षर या किसी का अंत का अक्षर ई या छोटी ई, इसके बाद में कोई भी सस्वर्ण आया हो, जैसे अ है या आ है, इसको छोड़ करके ये दोनों के दोनों वापस नहीं आने चाहिए, और ये कोई भी हो सकते हैं। तो इसमें इसके स्थान पर क्या हो जाता है? इसके स्थान पर है वो अपने पास में य में बदल जाता है। तो इसमें यही हुआ, यहाँ पे है वो ई थी और यहाँ पर आ था, यानी कि ये वो सवर्ण संधि यहाँ पर बनती है। और इसी प्रकार से अपने पास में सखी आगमन का क्या बना? सखी आगमन का बन गया सखी आगमन। इसी प्रकार से है वो ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का है? तो यहाँ पे देखिएगा दशानन, ये है वो बहुव्रीहि समास का है। और दशानन, दशानन, आनन का मतलब होता है रावण यहाँ पर, ठीक है ना, जिसके रावण हो, रावण है जिसके सिर कितने हैं? 10 है। तो इसी प्रकार से इसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि जिस समास के अंदर या इस समास के अंदर है वो पद प्रधान नहीं होता है, जो कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला है वो 10 है और उसके बाद में आनंद, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, और दोनों पद आपस में मिल करके, जैसे 10 और आनंद मिल करके क्या बनाते हैं? एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और नए शब्द का अर्थ भी नया निकल करके आता है। जैसे दशानन, तो रावण है जिसके सिर कितने हैं? 10 है। और इसी प्रकार से अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो ये जो बाकी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, त्रिभुज, ये एक दिगु समास का उदाहरण है, दिगु समास का उदाहरण है। और नवरात्र, नव है जिसके रात्र, तो नवरात्र में ये भी दिगु समास का उदाहरण रहेगा। त्रिलोक, ये भी किसका है? दिगु समास का उदाहरण है। लेकिन दशानन जो है, जो अपना ऑप्शन सही रहेगा, वो है वो किसका है? तो वो रहेगा अपना बहुव्रीहि समास का उदाहरण। यस, अपन चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठे प्रश्न में देखिएगा साथियों, इसमें दिया होगा उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होगा, वो उपसर्ग का प्रयोग होगा शब्द के आदि में, मतलब शब्द के आदि में, यानी कि जो शब्द होता है या उपसर्ग का पहले सबसे पहले अपन अर्थ समझते हैं। सबसे पहले होता है उप, उप का मतलब होता है समीप, समीप यानी पास में। और एक होता है सर्ग, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी कि निर्माण करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। और इसी प्रकार से अगर किसी शब्द के साथ में अपन समीप ला करके किसी शब्द को नया शब्द निर्माण करते हैं, तब वो एक नया शब्दांश बनता है, और उससे बनकर वो अर्थ में एक अलग से विशिष्ट पहचान देता है। इसी प्रकार से वो नया शब्द बनता है उपसर्ग से। और उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं, तो अर्थात अपन जो इसमें बात कर रहे हैं, इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा कि शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में कभी उपसर्ग या प्रत्यय नहीं लगते, शब्द के अंत में लगते हैं, वो तो क्या कहलाएंगे? प्रत्यय कहला सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से अंत में लगना कोई जरूरी नहीं है, यानी कि आदि में, यानी कि उनके पास में आकर के, इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन पहला जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। या फिर अपन बात करें तो इसमें 6ठे प्रश्न में एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल रहे तो एक होता है हार, हार का मतलब होता है पराजय, पराजय। और इसी प्रकार से अगर इस हार के आगे अपन एक नया शब्द जोड़ ले पर, तो ये बन गया प्रहार। और प्रहार का मतलब होता है चोट करना, यानी कि अपन इसके आदि में, आदि का मतलब होता है आगे, और अंत में जो शब्द जुड़ेगा वो कहलाएगा प्रत्यय, वो कहलाएगा प्रत्यय, यानी कि जो आगे जो शब्द जुड़ रहा है उसे अपन कहते हैं उपसर्ग। ये पे एक ही ध्यान देना है आपको, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं बताता हूँ कि जब कभी भी आपके पास में प्रत्यय और उपसर्ग की बात हो तो एक ही चीज़ ध्यान देना है, उ और प। ये ट्रिक है छोटी सी। जब उ पहले आता है और प बाद में आता है, उ का मतलब जब अपन लिखना प्रारंभ करते हैं या डिक्शनरी के वर्डों में देखते हैं तो उ सर्वप्रथम आता है, तो उ है वो प्रथम आएगा, और प है वो बाद में आता है, यानी कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये एक स्वर है और ये एक व्यंजन है। इसी प्रकार से उ जो शब्द है ये हमेशा उ की तरफ, यानी कि पहले आएगा, यानी कि प्रथम आएगा, और डिक्शनरी में देखा जाए तो प है वो बाद में आता है। इसी प्रकार से अपन उपसर्ग है वो पहले लगाते हैं और प्रत्यय है वो बाद में लगाते हैं। चलते 7वें प्रश्न की ओर। मिठास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द के अंदर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, यानी कि अब है वो प्रत्यय की बात आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा, मिठास के अंदर मीठा, ठास और आस और प्यास, इसमें सी ऑप्शन राइट रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यय की जब अपन बात करें तो आज से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। प्रत्यय आज से जो शब्द बनते हैं वो बनते इच्छावाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनती है। इससे जो भी आज से जो भी शब्द बनेंगे, प्रत्यय जो लगा करके जो अपन बनाएंगे, उससे इच्छावाचक या भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहे तो छप्पास, छप्पास, ठीक है, लिखास और आदि, ऐसे कई भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करें तो
चलते हैं अपन 8वें प्रश्न की ओर आज इसकी इस टेस्ट का। अहर, अहर शब्द का अंत में जुड़ करके जो नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर जो शब्द भाषिका की इकाई की अगर बात करें तो स्वतंत्र रूप से न होकर के किसी भी भाषिक शब्द के आगे जुड़ करके जो शब्द की नई रचना करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, प्रत्ययता कहते हैं, या फिर उसे अपन प्रत्यय शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं 8वें प्रश्न की कि अहर शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो अहर शब्द है वो एक तत्सम रूप क्या है। तो यहाँ पर अहर है, इस तत्सम का इसका तत्सम क्या होगा। तो ध्यान दे, ये तद्भव शब्द है। ये जो अहर है, ऊपर वाला जो अहर दिया हुआ है, ये जो आपका शब्द रहेगा वो एक तद्भव शब्द है। और तद्भव शब्द में इसका जो अर्थ होता है वो होता है आखेट, मतलब शिकार करना, आखेट होता है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न, चूर्ण किस प्रकार का शब्द है। चूर्ण किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है या तद्भव है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का अर्ध तत्सम शब्द है, अर्ध तत्सम शब्द है। अब इसमें अर्ध तत्सम शब्द कैसे हुआ कि जैसे अपन बात करें तो जो संस्कृत शब्द है, जो संस्कृत भाषा के शब्द है, जो संस्कृत शब्दों से व्युत्पन्न हो या उससे विकसित होकर सीधे ही हिंदी भाषा में आ गए, वो शब्द क्या कहलाते हैं, अर्ध तत्सम कहलाते हैं। जैसे चूर्ण, तो ये है वो क्या है, सीधा अर्ध तत्सम शब्द है। या फिर बात करें तो आंगन, आगन, ठीक है, असमान, असमान, अबर, कारण, चंदर, चूर्ण हो गया, भूख, ये है वो क्या है, अर्ध तत्सम शब्दों के एग्जाम्पल है। चलते हैं अपन 10वें प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न क्या है, कपाट का तद्भव शब्द होगा। तो कपाट का तद्भव शब्द जो होगा, कपाट का मतलब होता है कपड़ा या किवाड़। यहाँ पर है वो किसको लेंगे, किवाड़ को। तो यहाँ पर है वो किवाड़ है, लेकिन कपाट का जो तत्सम होगा इसका हो जाएगा किवाड़। और अगर अपन बात करें तो इसका कपड़े का होगा वो होगा कटक, कंटक, यानी कि कांटा, ठीक है, कपड़े का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें एक थोड़ी सी करेक्शन हुई है कि जो कांटा होता है इसका मतलब होता है कंटक, ठीक है। और करपट का मतलब होता है कपड़ा, करपट। अगर प के ऊपर र है तो वो हो जाएगा कपड़ा, और कपाट सीधा दिया हुआ है तो वो हो जाता है किवाड़। और इसी वजह से तत्सम शब्द में जो परिवर्तन होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। तो तद्भव शब्दों में और तत्सम शब्दों में आशा करता हूँ कि आप कोई करेक्शन नहीं करेंगे। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का अपने को पता नहीं चल पाता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उन शब्दों को अपन क्या कहेंगे। नॉर्मली उन शब्दों को अपन जिसमें अपने को पता नहीं चलता है वो शब्द क्या कहलाएंगे, तो वो शब्द कहलाएंगे देशज, अपने की यानी कि स्थानीय देशों के कहलाएंगे। जैसे झाड़ू, पगड़ी, लोटा, झोंका या ठेठ आदि शब्द है वो क्या कहलाते हैं, जिसमें इसमें अपन पता नहीं कर सकते ये देसी शब्द है या विदेशी शब्द है, तद्भव है या तत्सम है। हाँ, 12वां प्रश्न देखिएगा, लालटेन शब्द निम्न में से किस स्थान या किस वर्ग में आता है। तो लालटेन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, अंग्रेजी भाषा का, लेटनर से बना हुआ शब्द है। और अगर विदेशी शब्द है, ये एक विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है, मतलब ये जो शब्द है वो विदेशी भाषाओं के अंतर्गत आता है, यानी कि ये शब्द है वो किसके अंतर्गत आएगा, विदेशज के अंतर्गत। इसमें है वो डी ऑप्शन राइट रहेगा। जो विदेशी से भाषाओं से हिंदी शब्द में सीधे आ गए उन्हें अपन विदेशी शब्द कहलाएंगे। आज के इस सेशन के 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, सबसे पहले ध्यान दें, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द, ये रेखांकित कर दिया, समझ लीजिए, बुढ़ापे को अपन ने क्या कर दिया, रेखांकित शब्द कर दिया। अब इसमें ध्यान ये देना है कि जिस संज्ञा के अंदर व्यक्ति या वस्तु या गुण दोनों, धर्म, दशा, भाव, व्यापार का बोध हो उसे अपन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा इसमें क्या है, बुढ़ापा इसमें है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है, यानी कि जातिवाचक नहीं है। ये कौन सा शब्द है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। इसमें भाववाचक में अगर अपन बात करें तो आएगी लंबाई, बुढ़ापा, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास और चमस, चाल आदि ये वो क्या कहलाते हैं, ये भाववाचक संज्ञा से सीधे होते हैं। और एक विशेष करके ध्यान रखना है कि भाववाचक जो संज्ञा होगी उसको अपन किसी भी प्रकार से बहुवचन नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, सॉरी, बहुवचन, एक वचन नहीं बना सकते। ये प्राय क्या होते हैं, बहुवचन ही होते हैं। जैसे मिठास में कोई मिठास एक अकेली नहीं होती है, या इसमें कोई संख्या की गणना नहीं की जाती, इसीलिए ये प्राय बहुवचन ही होते हैं। आज के इस सेशन प्लान के 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर ध्यान दें
वह में कौन सा सर्वनाम है, तो वह में निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यह ध्यान दे, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है वो सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चय है। अब ध्यान दे निश्चय के अंदर कौन कौन आते हैं, तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम होंगे वो होते हैं एक तो यह और एक वह, यानी कि जो डेफिनेटली प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं दिस और दैट। और यहाँ पर ध्यान दे, अगर अनिश्चय होते हैं तो अनिश्चय के अंदर अपन अगर अलग से कोई भी प्रश्न लेकर के उठा करके दे देंगे। तो जैसे इसमें ये आया है तो इसमें अनिश्चय कैसे होगा है, तो ध्यान दे जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस, यहाँ पे जैसा किस व्याकरण कोटि का शब्द है, तो इसमें देखिएगा अगर अपन बात करें तो इसमें है वो जैसा शब्द है वो क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। और अगर अपन बात करें तो दूसरा एक लिखते हैं कि तुमने जैसा चाहा वैसा हुआ, तुमने जैसा चाहा वैसा हुआ, तो इसमें है वो अगर अपन बात करें तो इसमें क्रिया विशेषण आया, ठीक है। इसमें जो जैसा शब्द होगा वो क्रिया विशेषण का कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर कहे कि लेना जैसा करो ना वैसा, जैसा करना या वैसा भरोगे, या फिर अगर कहे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें जो जैसा होगा वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। और इसमें है वो 15वें में है वो क्या था, एक विशेषण है। तो यानी कि जैसा शब्द है वो जिस प्रकार से आप यूज करते हैं, कभी वह किस में हो सकता है, विशेषण में हो सकता है, कभी वह सर्वनाम हो सकता है, कभी क्रिया विशेषण हो सकता है। तो जिसमें मैंने तीनों की तीनों एग्जाम्पल दे दिए और आशा करता हूँ कि आपको ये टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, मॉडल पेपर। और जिस प्रकार से अगले 16 प्रश्न को जैसे ही लेकर के सेकंड टेस्ट के मॉडल पेपर में आएंगे तो आप जरूर जुड़ेंगे। इसी आशा के साथ में गुड बाय, यू हैव ए नाइस डे, बाय बाय।